बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक महीना पहले 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में उस दिन जो हमें खुदकुशी नजर आई, एक सियासी खुदकुशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से, उसके बाद ये हुआ कि जिस तरीके से तेजी से पार्टी टूटी, तितर बितर हुई, एक नई पार्टी जो है वो हमें उभरती हुई दिखाई दे रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑब्वियसली 9 मई के वाक़यात का बोझ नहीं उठा सक रहे हैं, वो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, दीगर जमातों को जा जाकर ज्वाइन कर रहे हैं। वोट बैंक जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली, और उनके चेयरमैन का खास तौर पे वो मुतासिर हुआ है। अब आगे क्या होगा, ये जो पार्टीज हैं, खास तौर से पंजाब जो कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा सूबा है, और हमने हमेशा देखा है कि विफाक में भी हुकूमत उसी की बनती है जहां पर पंजाब से जो सबकत लेकर जाता है या जो पंजाब को इलेक्शंस में जीत लेता है। अब यहाँ कोशिश पूरी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से देखें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो बहुत एक्टिव रहे पंजाब में, लाहौर वो बड़ा अरसा रहे, मुख्तलिफ लोग जो है उनसे आके मिलते रहे और पार्टी ज्वाइन करते रहे। इसी तरीके से KPK में भी बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ये इलेक्शंस की जो हिकमत अमली है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ से जो हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या PMLN के बहुत सारे लोगों से ये सुनते हैं कि आने वाले दिनों में हम कोई सीट एडजस्टमेंट इन दोनों पार्टीज की देख रहे होंगे, क्या ये एक दुरुस्त तरीका है या फिर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है इन्हीं की ज़ेली पार्टी जो है इसको समझा जाए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को? क्योंकि बड़े लोग इस पर तबसरा आजकल करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा पंजाब के अंदर। एक तो इस पर बात करेंगे कि ये सियासी तौर पर जो पार्टी पोजिशनिंग हो रही है ख़ास तौर से पंजाब में वो क्या है। फिर 9 मई के ही वाक़यात के बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं जो वर्कर्स थे, खास तौर से जैसे 9 मई का जो जिन्ना हाउस हमले पर एक और शरपसंद जिसको अरेस्ट किया गया है वो खुद PTI के यूथ विंग का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला है, और उसकी तरफ से भी बहुत सारे इंकशाफात किए जा रहे हैं। 9 मई को लेके वजीर दिफा ने एक इंकशाफ किया है, गो कि उन्होंने इसकी कोई तफसील नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि चेयरमैन PTI से 9 मई के वाकयात के हवाले से पूछगछ की जा रही है। तो वो क्या स्टोरी है, क्या पूछगछ की जा रही है, क्या हुकूमत के पास वाकई इतने शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं कि ये तमाम मामला जो है वो वाकई चेयरमैन PTI की तरफ जाकर ही रुकेगा? और जैसे बाकी ट्रायल्स हम देख रहे हैं इस वक्त जो कि फौजी अदालतों में मामला चल रहे हैं, क्या चेयरमैन PTI का मामला भी आने वाले दिनों में हम फौजी अदालत में उनका भी ट्रायल देखेंगे? फिर दीगर जो केसेस हैं, ख़ास तौर से जो अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला है जो कि बहुत क्लियर एविडेंसेस जो हैं वो उनके खिलाफ इसमें मौजूद हैं, उसमें भी जिनके हवाले से हुकूमती वज़रा बार बार नाम ले लेकर उन खातून का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फराह गोगी जो कि साबिक जो खातून अव्वल हैं उनकी बहुत करीबी दोस्त थी, और इस पूरे मामले के अंदर एक बड़ा अहम उनका किरदार रहा है। उनके हवाले से भी खबरें हैं कि वो दुबई में मुकीम थी, वहाँ की हुकूमत ने, UAE की हुकूमत ने उनको UAE से निकल जाने का कहा, UAE छोड़ने का कहा, और इसके बाद वो इटली पहुँच गई हैं, और इटली में अब वो असाइलम की उन्होंने अपील की है, सियासी पनाह लेने के लिए दरख्वास्त दी है। तो ये अगर वाकई उसमें मुलव्वस नहीं है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, या हुकूमत उनको अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं ला पा रही ताकि उनसे भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो सके? इन तमाम चीज़ों के हवाले से पहले तो बात करते हैं। हमारे साथ खुर्रम परवेज़ राजा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका बहुत शुक्रिया। और बिलाल अजहर कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए इकॉनमी एंड एनर्जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया आपका भी बिलाल कियानी साहब। पहले तो खुर्रम परवेज़ साहब आप बताइएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक महीने के अंदर लोग टूटे और यकायक वो पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी अलग ऑब्वियसली एक्टिव है आपकी जमात पंजाब के अंदर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये आप लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं या नून लीग के साथ, जैसे कुछ पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने हिंट भी दिया था हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया अपने शो में। लेकिन जी, जहाँ तक बात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, तो ये पार्टी अभी अपनी फॉर्मेशन की स्टेजेस में है। अभी तो पार्टी नई नई बनी है। ये सवाल
कि इत्तेहाद कैसे होगा। इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनते भी हैं, इत्तेहाद टूटते भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा टारगेट करना चाहेगी या बैंक करना चाहेगी पीटीआई के वोट बैंक पे। उसी पार्टी से इस पार्टी का वजूद अमल में आया है। तो अभी इन्होंने पार्टी बनाई है, अभी अपने ओहदेदार बनाएंगे, इन्होंने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, इन्होंने अवाम में जाना है, और फाइनली इनके साथ कितना वोटर है वो तो इलेक्शन डे पे जब बक्से खुलेंगे तब पता लगेगा। बेटा, आपको लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक मुतासिर हुआ है इन तमाम लोगों के निकलने से? किसी हद तक जरूर। अच्छा। देखें, एक दो तरह के पॉलिटिकल लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो फील्ड के पॉलिटिशियंस होते हैं, एक जो सेनेटर्स होते हैं या दूसरे भाई हमारे जो सियासत करते हैं। तो जो इलेक्टेबल्स जाएंगे ना इनको छोड़ के, उससे उन हलकों में जरूर फर्क पड़ेगा। तो इलेक्टेबल्स यानी हर जमात के लिए नागुज़ीर है। अब आपकी जमात में भी बहुत सारे वापस हकीकत यही है। अगर मैं बरमला कहूं तो यह हकीकत है कि इलेक्टेबल्स की जरूरत है हर जमात। आपने देख लिया कि 2002 में इलेक्टेबल्स किस जमात के साथ थे, 8 में जब हमने गवर्नमेंट बनाई तो बहुत सारे हमारे साथ थे, फिर 8 के बाद जब अगला इलेक्शन आया तो बहुत सारे वही लोग नून के साथ थे, और फाइनली जब अभी 18 के इलेक्शन हुए तो वो लोग पीटीआई के साथ थे। तो ये एक कल्चर है इस मुल्क का, अच्छा या बुरा ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये हकीकत है। बिल्कुल सही। पार्टी लीडरशिप को ऐसे लोगों की हमेशा से जरूरत होती है, और हर दौर में हम देखते हैं कि इलेक्टेबल्स यहां से वहां जा रहे होते हैं। इस चीज को अभी तक तब्दील नहीं किया जा सका, लेकिन ये हकीकत है। बिलाल कियानी साहब, मुझे बताइए कि बहुत सारे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों से जब बात करते हैं, जिस तरीके से मीडिया में आकर बात करते हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं, या वो जो नर्म गोशा दिखाते हैं अपनी बातों में टूवर्ड्स पीएमएलएन, उससे कहीं ये तासुर मिलता है कि या तो ये पीएमएलएन की कोई जैसे जेली जमात है, या फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब का मैं बयान का जिक्र कर रही हूं कि उन्होंने जो इंदिया दिया है कि उनसे आने वाले दिनों में आप सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, जमातें यहाँ पे बनती भी हैं, टूटती भी हैं, नई जमातें बन जाती हैं। तो चलें, ये अब एक नई जमात बनी है। बहुत सारे वो लोग हैं जो अक्सरियत तो ऐसे लोग हैं जो एक और जमात में रहे हैं। तो जब इलेक्शन का वक्त आएगा जी, हम देखेंगे। हमें तो बस ये पता है कि पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे पिछले 3 दहाइयों से ज़ायद में सबसे बड़ी इलेक्टोरल रियलिटी रही है और अभी भी है। और हम तो अपने इलेक्शन अपने तरीके से इंटरनली हमारी जमात में जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हम लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम अक्सर ये होती है कि बहुत सारे मौजू उम्मीदवार होते हैं एक हल्के में, और हमें डिसाइड करना होता है कि जमात को और जमात के पार्लिमानी बोर्ड को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में डिसाइड करना होता है कि कौन मौजू कैंडिडेट है जिसको जहाँ कहाँ से या जिस NA की या प्रोविंशियल असेंबली की सीट से लड़वाना है। तो देखिए, जब वक्त आएगा इलेक्शन का तो यकीनन कुछ जगहों पे ओवरऑल कहीं ना कहीं कोई सियासी तौर पे मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पंजाब में सियासी पोजीशनिंग जो इस वक्त हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीटीआई से तो चले, जिस तेजी से लोग टूटे हैं, वो कल ही कहीं इसहाक खाकवानी साहब कह रहे थे कि इमरान खान को अगर 25-26 साल लगे पार्टी बनाने में, तो जहांगीर तरीन ने 25-26 दिनों में ही पार्टी बना ली, सारे के सारे लोग वहीं चले गए। बट माई पॉइंट इज कि ये फायदा किसको होगा? ये खुर्रम साहब की जमात को ज्यादा फायदा होगा इलेक्शंस में इस पार्टी के बनने का, पीटीआई के टूटने का, या आपको फायदा होगा? जी देखिए, 25-26 साल तो किसी जमात को बनाने में नहीं लगे। 25-26 साल की जो जिस पैराए में मेहनत का कहा जाता है वो तो हुई नहीं कभी, या उसका कोई तो उसका नतीजा तो नहीं था। वो तो जिसे आपके आर्टिफिशियल इंजेक्शंस पे स्टेरॉइड्स के ऊपर पिछले 9-10 साल से एक जमात को खड़ा किया गया। पहले उसके जलसे कराए गए, फिर उसके धरने कराए गए, फिर उसके लिए कुर्सियां लगाई गई, फिर उसके लिए कवरेज करवाया गया, फिर उनके लिए उनके वहाँ पर जो लोग बैठे होते थे उनके लिए खाने पहुँचवाए गए, फिर उनके लिए नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए रियासत का कोई सतून नहीं छोड़ा गया जिसके ऊपर हावी नहीं हुआ गया। उस पूरी प्रोजेक्ट को, इस शख्स को मुसल्लत करने के लिए नवाज शरीफ साहब को पहले हटाया गया, फिर पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर जेल में डाला गया, उनकी बेटी को उनके साथ जेल में डाला गया, शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया। उसके बाद इस शख्स को चलाने के लिए 4 साल ना सिर्फ सारे नवाले बना के इसके मुंह में डाले गए, बल्कि इसका जबड़ा पकड़ के उसको हिलाते भी रह चुके। इस शख्स को तो चबाना भी नहीं आता था। तो ये इस मुल्क के साथ एक जुल्म हुआ है, मगर कभी भी ये कोई जमात नहीं बनी थी। ये एक मसनूई प्रोजेक्ट था, ये एक मसनूई जमात थी, ये एक मसनूई लीडर था,
और ये मसनूई प्रोजेक्ट्स का वही अंजाम होता है जो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग ढेर हुए हैं कि वो लोग जो 2-2 हफ्ते पहले बातें कर रहे थे कि जी हम पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा हम नहीं छोड़ेंगे, किस तरह वो अचानक ढेर हो गए हैं। तो जो हकीकी लीडर्स होते हैं, हकीकी जमातें होती हैं, और जो जब आपको पता हो कि आप हक पे खड़े हैं, आपका लीडर हक पे खड़ा हुआ है, तो वो मुश्किलात सहने का जज्बा और अज़म कुछ और होता है। जो पिछले दिनों कहा भी था पीटीआई चेयरमैन ने कि अगर सारे लोग चले भी जाएं छोड़ के मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं खंबे को भी वोट दूंगा, दरख्त को भी वोट दूंगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका रिजल्ट जो है वो हमें, अगर हम देखें आज़ाद कश्मीर में जो बाग का इलेक्शन हुआ है उसके नताइज को हम सामने रखें तो पता चलता है वहाँ पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस इलेक्शन में। मैं जो भी बात की बिलाल कियानी साहब ने, इसी से रिलेटेड बिलावल साहब ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है, गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसमें ये बात की है। पहले ज़रा वो सुनाना चाहूँगी कि वो ये कहते हैं कि हमेशा से ही चेयरमैन पीटीआई ने डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है और उनकी मदद चाहिए है। इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1 साल से उनको इस्टेब्लिशमेंट की या फौज की मदद नहीं मिल पा रही, हिमायत नहीं मिल पा रही। इस पे खुरम साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है सादिया कि जो पीटीआई थी ये जिस तरह बनी और जो कहा जा रहा है कि आधे घंटे में टूटी है, ये टूटी इसलिए कि किसी नजरिए पे कायम नहीं थी ये जमात, और ये मौका परस्तों का और मफाद परस्तों का एक मीना बाजार था। और जब 9 मई के बाद आपने देखा लोग किस तरह छोड़ के जा रहे हैं। अब एक तरफ ये जमात है और दूसरी तरफ इसी इंटरव्यू में जो आपने जिसका क्लिप दिखाया, उस सहाफ़ी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से सवाल किया कि भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, आपकी वालदा को असैसिनेट कर दिया गया, तो अभी भी आप वापस जाना चाहते हैं पाकिस्तान? ठीक है, जान से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। तो उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा तारीखी जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से करबला जा रहा हूँ जी, और जब मैं देखता हूँ कि हजूर पाक की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ तो उसके मुकाबले में हमारी कुर्बानी कुछ नहीं है, कोई सेक्रीफाइस नहीं। तो ये होता है लीडर, ये विजन होता है और ये वो लोग होते हैं जो मुश्किल टाइम में खड़े होते हैं, नज़रिए पे खड़े होते हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज था ये। और जहाँ तक जो आपने, मैं कहना चाहूँगा 9 मई के हवाले से एक बात आपने इंट्रो में बात की। 9 मई को एक भयानक साजिश होती है और अल्लाह के फजल करम से वो साजिश नाकाम हो जाती है। 9 मई के बाद टाइम आता है रियासत के रिस्पॉन्ड करने का, और क्लियर मैसेज ये, कोई अपने आप को डीबी के ऊपर ना समझे कि वो कुछ करके बच के निकल जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। और यही वो टाइम है जब हमने साबित करना कि कोई रियासत से बड़ा नहीं है और रियासत किस तरह अपने बचाव के लिए आगे। यानी हुकूमत, ऑब्वियसली ये हुकूमतों का काम है ना। हमें पिछले दिनों आई हैड राना सनाउल्लाह ऑन माई शो और मैंने उनसे भी ये सवाल किया था, गो कि वो तफसील नहीं बताते, लेकिन अगर वाकई एविडेंस है आप लोगों के पास कि सारी की सारी साजिश प्लानिंग खुद चेयरमैन पीटीआई की तरफ से की गई, साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से की गई, सो क्यों नहीं अभी तक उनके खिलाफ ये मुकदमा शुरू हुआ? इस पे मैं ये समझता हूँ, देखिए एक तो वो सबूत हैं जो दुनिया ने देख लिए हैं अपनी आंख से, जो कैमरे ने दिखा दिए हैं, जो फुटेजेस आ गई हैं वीडियो की, ऑडियो के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सामने आ गई हैं। मेरा ख्याल है जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बात की जा रही है ना, वो जब वंस ये केस चलेगा तो मेरा ख्याल है वो ज़ाहिर है वो सामने आएंगे। और ये जो इलामिया था फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो जाहिर है कोई ना कोई उनके पास ऐसी चीज़ है जो साबित करती है कि वो चेयरमैन पीटीआई के, और ये बात आम आदमी भी समझ सकता है। यू थिंक कि ये जाना चाहिए फौजी अदालत के अंदर मामला? इनका ट्रायल क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है जी कि जहाँ सिविलियन जगहों पे कोई तोड़फोड़ हंगामा आई हुई है वो आप ATC में चला लें, और जहाँ मिलिट्री वो तो है, लेकिन इनका कहाँ होना चाहिए चेयरमैन पीटीआई का? मेरा ख्याल है कि अगर मास्टरमाइंड ये हैं इस तो सारे के पीछे, तो मिलिट्री कोर्ट के अलावा चॉइस नहीं रह जाती। राइट, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसे इंट्रो में आपसे हम बात कर रहे थे कि अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला हो या दीगर चीज़ें, जो करप्शन के केसेस के हवालों से बार बार चेयरमैन पीटीआई का नाम आता है, उसमें उनकी अहलिया का भी और साथ साथ उनकी एक बहुत करीबी दोस्त फरहत शहजादी उर्फ फरा गोगी का नाम बार बार लिया जाता है। अब बिलाल कियानी साहब, आपसे सवाल यह है कि बहुत आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इस हवाले से, और ख़ास तौर से फरा बीबी के हवाले से आप लोग
इनको अभी तक मुल्क में वापस ला क्यों नहीं सके? अब तो खबरें ये हैं कि यूएई की हुकूमत ने तो इनको मुल्क से जाने का कह दिया, अब इन्होंने इटली में पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है। जी सादिया साहब, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी सॉरी, आपकी आवाज़ बीच में थोड़ी कट गई थी। जी आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। जी सादिया साहब, देखिए बात यह है कि इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, ये जो मौसूफ़ हैं और जो इनकी अहलिया हैं और जो इनकी वो दोस्त हैं फरा गोगी जिनका आपने नाम दिया, ये इन्होंने तो एक अजीब ही मतलब कि एक तो इनके मामलात ही बड़े अजीब से थे, साथ ही साथ ये जो करप्शन के केसेस हैं ये तो इतने ब्रेजन हैं कि मतलब कि सबके सामने आया है कि क्या हकीकत है, किस तरह तोशा खाना की घड़ियाँ चोरी करके पहले जब बाहर जाके बेची जाती हैं, फिर वो स्मगल की जाती है मुल्क से बाहर, फिर उसकी रकूम वापस लाई जाती हैं। तो देखिए ये सारी चोरियाँ, यही चोरियाँ जानते हैं खान साहब कि पकड़ी जाएंगी और वो गिल्टी हैं, इसलिए वो बार बार कोर्ट से भागते भी रहे। और जहाँ तक आपकी बात है कि मुल्क से वापस लाने की, तो देखिए वो एक एफर्ट से लीगल प्रोसेस से जारी रहती हैं। बाकी जो केस है यहाँ पे अब चल रहा है, पहले तो ये शख्स मफरूर रहा, जब लॉफुल अरेस्ट के लिए पुलिस इसके पास इसको गिरफ्तार करने आई तो उस पर ख़वातीन और बच्चों को आगे करके इसने पेट्रोल बम फेंके, और जब आखिरकार फिर जब गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद जिस इंतहा तक एक प्लान और के तहत इस शख्स ने यादगारें शोहदा जो थी, यादगारें थी, उनकी बेहुरमती की, कि जिस तरह जिना हाउस पे हमले किया, जिस तरह GHQ के गेट के ऊपर अटैक किया, जिस तरह अस्पतालों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने हमले किया, जिस तरीके से इन्होंने तबाही और इंतशार और आग फैलाई, और जिस इंतहा तक ये शख्स अपनी ज़ाती सियासी मफादात के लिए जाने तक तैयार रहा है, ये तो सबके सामने आया है। तो देखिए यकीनन ये शख्स अपने दीगर जराइम में इसको बिल्कुल कैफरे किरदार तक इसको और इसके साथ जो लोग मुलविस थे उनको पहुंचाया जाएगा, ख्वाह वो नाव में मैं बिलाल आपसे मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत में बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसी तरीके से करते थे एक शहजाद अकबर साहब पूरे वो फाइलें और पलंदे उठा के आते थे और कागजात लहराते थे मीडिया के सामने और बताते थे ये करप्शन हुई है, ऐसे हुआ है, ये ट्रांजैक्शंस यहाँ से वहाँ हुई हैं। अब इसी किस्म की चीज़ें हम सुन रहे हैं वो इन्हीं मौसूफ़ा के हवाले से, फरा गोगी के हवाले से। सो उनकी हुकूमत जाने के बाद वो ही मुल्क छोड़ के चले गए, पता ही नहीं शहजाद अकबर साहब का कहाँ है। तो ऐसा ना हो कि जो आप आज इस खातून के हवाले से हमें बता रहे हैं, आपकी हुकूमत जाने के बाद फिर नामो निशान ना हो इनका। जी देखिए, मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हम इंशाल्लाह यकीनी तौर पे पूरी एफर्ट करेंगे कि इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। देखिए बात यह है कि ये जो शख्स है जिसने 4 साल 4.5 साल यहाँ पे जो या भी कुर्सी से हटने के बाद भी जो तबाही और आग फैलाई है, उसका जवाब दे तो उसको होना पड़ेगा, और जो चोरी की उसका जवाब दे भी होना पड़ेगा। और देखिए दूसरी बात यह है कि ये जो मौसूफ हैं इनके खिलाफ तो अभी कार्रवाई लीगल प्रोसेस तो शुरू ही अब हुए हैं। ये शख्स हक पे होता तो वो काम करता जो मीर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या हमारे लोग करते थे कि कहते थे कि जनाब हम पेश होंगे कोर्ट में, आप 6 दफ़ा हफ्ते में बुलाएंगे, हम 6 दफ़ा पेश होंगे, हमारा दामन साफ है। हमारे लोग कहते थे कि आपने केस चलाने, आप कोर्ट में केस चलाएं, हम और कैमरे लगाएं, आवाम को दिखाएं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें पता था कि एक रिग्ड लीगल प्रोसेस है। आज आपके सामने कि वो केसेस किस तरह क्यों है ऐसा कि आज भी पनामा का वो एक केस को तो बुनियाद बना के अकामे की बुनियाद पे और बेटे से ना तनख्वाह लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बाकी पनामा के केसेस कहाँ पे गए? तो आप कह रहे हैं कि खिलाफ तो केसेस और अफराद कानूनी तौर पे शुरू ही अभी हुए। देखिए इसी पे जी, क्योंकि ये शख्स मफरूर रहा है, ये कोर्टों से मफरूर रहा है, ये कोर्टों से भागता है। ये अगर कभी कोर्ट जाता था तो बेले लेने के लिए जाता था, और ये ऐसा इसका भोंडा मजाक था कि एक तरफ खुद घर पे बैठता था, कोर्ट जाने से भागता था, और साथ साथ अपने कारकुनान को कह रहा था कि जेल भरो, तहरीक करो। तो ये कभी गया भी है तो बेलों के लिए गया। ये तो अब पहली दफा इनके खिलाफ अब सही तरीके से कोई लीगल प्रोसेस या इन्वेस्टिगेशंस का अमल शुरू हो सकता है, क्योंकि ये शख्स तो मुस्तकिल मफरूर रहा है कोर्टों से। ठीक है। अच्छा खुद मुझे ये बताइए कि आप लोगों जो जैसे अभी बिलाल साहब की पार्टी की तरफ से भी, आप लोगों की तरफ से भी बार बार कहा जाता है कि इनको एक गैर मामूली रिलीफ अदालतों से हमेशा से मिलता रहा है, अभी भी केसेस पे जैसे जमानत दर जमानत होती चली गई। अब जो कुछ हो चुका है और ख़ास तौर से 9 मई के बाद से जब चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं, आपको लगता है कि अभी भी
कुछ इनको उम्मीद है अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से खास तौर से नाम ले लेके जब ये चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं? देखें सादिया, मैं इस पे जवाब देने से पहले भी पीछे बात हुई जो फरा साहबा उस पर बात करना चाहूँगा। अगर तो आपका दामन साफ है, आपने करप्शन नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब आप भागते हैं, कानून से भागते हैं, अपने मुल्क से भाग जाते हैं, तो इस चीज़ को तकवीत मिलती है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, कुछ गलत हुआ है। जरदारी साहब को आपने 11 साल जेल में रखा, कोई साबित ना कर सके, वो भाग के तो नहीं गए, अपने मुल्क में रहे। मेरी अपनी फैमिली पे, मेरे वालिद साहब राजा परवेज अशरफ साहब पे दर्जनों केसेस बने, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में रहे, हमने फेस किया और अल्लाह पाक के करम से हम बाइज्जत बरी हुए। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आप अगर सियासी केसेस बनते हैं, आप कहते हैं विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो आपने प्रूफ भी अदालत में करना है। आपने अदालत से नहीं लड़ना, अपने अदालत में अपना केस लड़ना है, अपने मुल्क में रह के लड़ना है। फिर रब भी करम करता है। जब आप भाग जाते हैं तो इस चीज़ को और शायद मिलती है कि जरूर कोई वजह थी जो आप घबरा रहे हैं सामना करने से। जहाँ तक बात है खान साहब की, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनको जो रिलीफ मिला है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा। अच्छा। और ये एक ये चीज़, और दूसरा ये कि एक जब इलेक्शन की बात चली, 14 मई खैर गुजर गई अब, तो इनका मुतालबा था इलेक्शन कराए जाएं और हमारा मुतालबा था कि लार्जर बेंच बना दें। तो वो तारीख में ये भी लिखा जाएगा लार्जर बेंच क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है। अगर आप लार्जर बेंच बना देते, कोई भी फैसला कर देते, यही फैसला कर देते, पूरी कौम मानने पे मजबूर होती उसको। तो इसलिए ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए कानून और है, किसी और जमात या शख्स के लिए और है। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और कोई और अभी कानून से बाला नहीं। अब वो रिलीफ निकल गया, अब वो टाइम निकल गया। मैं समझता हूँ कि जो संगीनी है 9 मई के वाकयात की, उसके बाद और जो शवाहिद है उसके बाद, तो मेरा ख्याल है कोई चाहे भी तो रिलीफ नहीं दे सकता। ठीक है। एक जाते जाते मुझे सेगमेंट यहाँ पे क्लोज करना है, लेकिन बिलाल आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि अब ये कल जो बजट आया है और उसके बाद से IMF की तमाम कंडीशंस का पूरा कर देना और आने वाले दिनों में भी उनकी तमाम कंडीशंस को पूरा करने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, इसहाक डार साहब ने भी जो यकीन दहानी कराई है। अब ये जो बात की जा रही है कि जी चेयरमैन PTI जिम्मेदार है, चेयरमैन PTI चलें उस मुआहदे के या शराइत पूरी ना करने के जिम्मेदार होंगे, लेकिन क्या वजह है कि आपकी हुकूमत आने के बाद से ये एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहा, आप लोगों ने कंडीशंस पूरी कर भी दी हैं तब भी नहीं हो पा रहा साइन? जी देखिए, एक तो सॉरी मुझे आपकी आवाज़ ना जी कट कट के आ रही थी, मगर मुझे जो बात समझ आई, आपका सवाल था ये मौजूदा बजट के हवाले से, मगर ख़ास तौर पे आई थिंक आपने, मैंने जो एंड में सुना है आपने IMF के मुतालिक पूछा है। तो देखिए बात यह है कि यकीनन एक तो इमरान खान साहब ने जिन्होंने कहा था कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा, उन्होंने पहले पूरा 1 साल अपने हुकूमत का ज़ाया करके फिर एक सब स्टैंडर्ड IMF प्रोग्राम तय किया जिसके अंदर सख्त शराइत थी, ज़रूरत से ज़्यादा सख्त शराइत थी, और बहुत जल्दी बहुत सख्त इकदाम आवाम के लिए फाइनलाइज़ किए। 4 वज़ीर ख़जाना बदलने के बाद वो प्रोग्राम वो नहीं चला सके, कभी रुकता था, कभी चलता था, फिर पैसे लेते थे, फिर भाग जाते थे प्रोग्राम से। आखिरकार उन्होंने मुआहदा तोड़ के आखिरकार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतालिक तो IMF के अपने ही प्रोग्राम को आग लगाई और हमें एक संगीन तरीन बहरान की तरफ मईशत को धकेला जाने से पहले तो हमने आके सबसे पहले आते ही हमने IMF को बिठाया और हमने इन्हीं का ही टूटा फूटा जो प्रोग्राम था उसको हमने चलाया, क्योंकि उस टाइम पे रियासत को बचाने के लिए यही ज़रूरत थी। तो हमने उसी प्रोग्राम को चलाया, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की, और पिछली गर्मियों में साल पहले तकरीबन हमने वो प्रोग्राम रिज्यूम किया था जी। और आप जानती हैं कि उसके बाद और उस टाइम पे भी इन्होंने सबूताज करने की कोशिश की। आपको शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की ऑडियो कॉल याद होगी कि किस तरह इन्होंने उस टाइम पे भी कोशिश की कि किसी तरह प्रोग्राम ना हो जी, बिल्कुल। और ये मेरे नज़दीक तो एक संगीन जुर्म है जी। देखिए उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे सैलाब आ गए, तो जिसकी वजह से जो हमने IMF के साथ एक फ्रेमवर्क एग्री किया हुआ था उसको इन अ वे हमें उससे हटना पड़ा, क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई थी जिस वजह से हमें सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स करनी थी। और उसकी वजह से वो फिर जो डिस्कशन थी, जो आमतौर पर रिव्यू डिस्कशन होती हैं, वो उस तरह की नॉर्मल ट्रैक की नहीं रही जिसमें आमतौर पर आप जो अग्री टारगेट्स होते हैं सिर्फ उस पर डिस्कशन करते हैं। हमें यहाँ पे फिर फिस्कल स्पेस जिसे कहते हैं या अखराजात करने पड़े, हमें उस प्लान से हटना पड़ा। इमीडिएट जो इमरजेंसी थी उसको पूरा करने के लिए मुल्क में $30 अरब के नुकसान हुआ है जी। 100 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए गए मुतासरीन पे, सैलाब मुतासरीन पे।
तो देखिए उसके बाद और उसका जो हमारा क्रॉप्स का राइट, बहुत सारी चीजें थी और जैसे कल दार साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन सर पे है, चाहते तो बहुत अच्छा बजट भी दे सकते थे, लेकिन हकायक पर मबनी बजट हमने दिया है। लास्ट कमेंट हो रहे इसी पे आपसे कि ये बजट तक रहता नहीं है ना। मामला ये कि हमारे यहाँ एक माली साल का बजट आता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मिनी बजट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ऑलरेडी इतना बोझ है, अब मजीद बोझ पड़ेगा और इलेक्शन से पहले पड़ेगा, तो आप लोगों पे तो इलेक्शंस में इसका बहुत असर आएगा। बिल्कुल आता है जी, महंगाई का असर आता है। हाँ। जब आप कीमतें बढ़ाते हैं उसका असर आता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लेट अस होप के मिनी बजट ना आए, लेकिन इसमें जो एक हौसला अफजा चीज़ है कि जो सैलरीज बढ़ी हैं 35%, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का तो इसरार और मुतालबा 50% का था, लेकिन ये भी इत्मीनान बख्श है मुश्किल हालात में। 17% पेंशन्स बढ़ गई हैं और जो डेली वेज है वो 25 से बढ़ा के 32,000 कर दी है। तो बेहतरी की चीज़ें थोड़ी बहुत हुई हैं। होप करनी चाहिए कि इसी पे अगले साल तक हम जाएं, मिनी बजट ना आए। मिनी बजट ना आए, उम्मीद तो हमेशा यही करते हैं, लेकिन आते बहुत सारे मिनी बजट्स हैं। आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया खुर्रम परवेज राजा साहब आपका और बिलाल अजहर कियानी साहब आपका। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुंसलिक हैं। उनसे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तेजी से तितर बितर हुई है, उससे बहुत सारी चीजें जो है पाकिस्तान की सियासत में जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं और सियासी जमातों में, वो बड़ी खुल के सामने आई हैं। बहुत सारे रहनुमा दीगर पार्टियों से राब्ते में हैं, बहुत सारे रहनुमा एक और पार्टी बना चुके हैं जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने पार्टी ज्वाइन की है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आज बड़ा क्रिटिसिज्म आया शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, जिनका भी खुद नहीं समझ में आ रहा। एक हालांकि उनकी मीटिंग भी हुई पिछले दिनों चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, गो के ये भी उम्मीदवार हैं कि जो बच गए हैं पीटीआई में उनको ये लीड करें, लेकिन आज उन्होंने आपकी जमात पे बड़ी तनकीद की है कि ये जो पार्टी की लॉन्चिंग है वो इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो माजरत है क्योंकि आपकी बार बार ख्वाहिश के बावजूद मैं स्टूडियो में नहीं पहुंच सकी और आज भी हमें स्काइप पे प्रोग्राम करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे और डिटेल से बात करेंगे। अभी जो आपने सवाल किया है, देखिए शाह साहब के जो तेवर हैं, शाह साहब की जो ख्वाहिशात हैं, शाह साहब के जो अरमान है, आपको पता है कि वो क्या है। और वो ये बात कर रहे हैं कि जो अपने दिल के अंदर ये अरमान लेके चल रहे हैं कि कब जो है वो जल तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, कि किसी तरह उनको नाअहल करवा और वो मैं गद्दी संभालूं, गद्दी नशीन के तौर पे। तो गद्दी नशीन बन के और पार्टी के जानशीन बन के शाह साहब का जो रवैया और शाह साहब की जो सोच है, मैं ज्यादा इसलिए नहीं इस पे बोलना चाहती कि हो सकता है वो हमारे साथ शामिल हो रहे हूँ और मैं आने वाले दिनों में आपकी तरफ तो नहीं देना चाहती, क्योंकि हम दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। क्योंकि जो खान साहब दिखाते सज्जी और मारते खब्बी हैं, तो अभी जो इश्क चला हुआ है शाह साहब का, अभी पहली मीटिंग में जो उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी और जिस तरह से बेआबरू हो के तेरे कूचे से निकले, तो मीडिया से भी बात नहीं की थी उन्होंने और दौड़ लगाई थी। तो हम ये नहीं चाहते कि शाह साहब का एक वो काम है, एक लीडर के तौर पे भी, वर्कर के तौर पे भी, उनकी जुबान से ये इस तरह की जो गुफ्तगू है वो उनके शान शयान नहीं है। हाँ, जहां तक बात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, तो मुझे ये बताएं कि ये बिल्कुल डेथ वारंट इशू हुआ जिस दिन आपके एक ऐसी जमात जो पहले दिन जिसका जन्म हो रहा था, 100 से ज्यादा
पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर जो थे वो उसकी लॉन्चिंग में मौजूद थे। आज तक कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में, जब भी कोई सियासी जमात बनी है और वो कोर ग्रुप 4-5 लोग मिलके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जमात का ऐलान करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो पहली जमात है जिसने पहले दिन ही 100 से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाया, शो अप किया, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। और फिर वो ऐसे वैसे लोग नहीं है, वो लोग थे जो अक्सरियत उसमें पीटीआई को अपनी जवानियां, अपना खून, अपना वक्त, अपने वसाइल और अपनी तमाम कई साल लगाए पार्टी में। बट डॉक्टर साहब को ये पता होना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लेके बड़े लोग सवाल भी उठाते हैं। खुद पीटीआई वाले जब तनकीद करते हैं, जो बच गए पीटीआई में, वो कहते हैं कि जी ये वाहिद पार्टी है जिसमें लीडरान तो बहुत सारे हैं, वोटर कहाँ हैं, कारकुन कहाँ हैं? कारकुन लीडर के पीछे आता है। और जिस दिन खान साहब ने 22 साल जो जदोजहद की थी, तो 22 साल वो 20 लोग ही रहे और वो बार बार जलसों में बताते थे, आपको याद है? वो 22 साल में एक ही बात कहते थे कि मैं मेरे पास जो है 22 से 23वां बंदा कोई नहीं आता था। और फिर आपको पता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च होने के बाद जिस तरह से फिर वो चहल पहल और रेल पहल हुई, तो वो भूल गए ना, वो समझ रहे हैं कि वो लोग उनके साथ आए और लोगों ने उनको, वो तो 22 साल से यही मैनिफेस्टो, यही कमिटमेंट और यही गोल्स और यही ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हुए थे। और इवन के 2013 में मैं आपको नोट कहती हूँ कि मेरे पास आए थे इनकी टीम के आप हमारी टिकट से इलेक्शन लड़े, तो मैंने हंस के उनको ये कह दिया था कि डेवो का टिकट मुझे नहीं चाहिए और मैं पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगी। तो अगर 2013 में कोई उनके पार्टी के टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि खान साहब 22 से जो है फिर आज वो दावा कर रहे हैं कि मैं कल्ला ही काफी हूं। तो वो कल्ला काफी नहीं हो सकते, उनको एक टीम वर्क चाहिए। और ये सारी उनकी टीम के लोग थे जो उनको छोड़ के आए हैं। उन्हें सोचना पड़ेगा अपने उन रवैये पे, उस बयानिए पे, उस पूरे इर्द गिर्द की अपनी टीम पे कि क्यों ऐसा हुआ कि एक पॉपुलर लीडर जो था, जो मैसेज की उसके साथ एक्सपेक्टेशन। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है डॉक्टर साहिबा कि ऐसा क्यों हुआ। अब मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है डॉक्टर साहिबा, देखिए आप काबीना का हिस्सा थी, बड़ी अहम वजीर आप रही। मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो मेरी तस्दीक फरमा दीजिएगा कि आप जब पार्टी से थोड़ा दूर हुई तो उसकी भी शायद बुनियादी वजह यही थी कि जो दो खवातीन हैं, एक तो खान साहब की अहलिया और उनकी जो करीबी दोस्त हैं फरज शहजादी और फरा गोगी, कि उनके शायद कुछ इख्तलाफात थे या उनको ये शायद लग रहा था कि बड़ा कुछ बेहतर हो जाएगा अगर आपको थोड़ा दूर कर दिया जाए। ये खबर दुरुस्त है? और जो आप कहती हैं कि उनको ये सोचना होगा कि वो अकेले क्यों रह गए, उनकी पार्टी ऐसे क्यों टूट गई, तो उसमें इन दो खवातीन का कितना किरदार है? इनका 99.9% किरदार है। और ये लम्हा फिक्री है मेरे। देखिए बहुत सारे पीटीआई के मेरे चाहने वाले जो हैं वो उनके लिए ये अच्छी डिस्कशन नहीं है, उनकी दिल आजारी होती है, मुझे एहसास है इस बात का। लेकिन हकायक जो है वो कैसे छुपाए हम, और जो तलख हकीकतें होती हैं वो होती तो हकीकत है लेकिन वो बिटर रियलिटी होती है। अब इस हकीकत से कौन इनकार करेगा कि बुशरा बीबी साहिबा जिस वक्त खान साहब की जिंदगी में आ गई तो उन्होंने खान साहब के उस पूरे के पूरे, हमें उनकी जाती जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। एक बीवी का हक होता है अपने खामन पे, और वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स जो है उसको चलाने का इख्तियार भी होता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब 25 करोड़ वाले मुल्क की जो एटॉमिक एनर्जी और हर तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हामिल हो और पूरी दुनिया के अंदर उसकी अफवाज और कौमी सलामती इदारों का एक वकार हो, तो उस मुल्क का वजीर आजम जो है वो उस डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर नेशनल अफेयर्स को डिस्कस करता हो और फिर वहां से इस्ताहारे करा के वो उस मुल्क की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता हो, और फिर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेस पे वो एक खतूने खाना, जिसको वो कहते हैं वो तो खतूने खाना है,
वो खतून खाना जो है वो हर उस शख्स को उनसे डिसोसिएट और डिस्कनेक्ट कर रही हूँ जो उनकी असलियत को जानता था। आप उसका अंदाजा लगा लें कि ओम चौधरी कौन था, उसको पहले दिन ही क्यों डिसोसिएट किया गया, जहांगीर तरीन कौन था। और ये आपको पता होना चाहिए कि ओम चौधरी ही खान साहब को बुशरा बीबी के पास लेके गया था और जो जो उनकी असलियत को जानता था बिल्कुल उनके निकाह में शामिल थे, गवाह थे, डिस्कनेक्ट करवा देती थी ऑफ कोर्स। और दूसरा जहांगीर तरीन चूंकि जानते थे जिस शख्स का खान साहब के साथ क्लोज एसोसिएशन और एक उनके तक रसाई थी, वो हर उस शख्स को खान साहब को मुतनफर करके डिस्कनेक्ट करती रही। हाँ वो उसकी बहनें थी, खान साहब की बहनें, मैं तो कोई बहन थी ना जो मुंह बोली बहन थी, लेकिन जो उनकी हकीकी बहनें थी उनको भी 4 साल खान साहब के घर तक रसाई नहीं थी, क्योंकि जो खान साहब को सच बताता, हकायक बताता, खान साहब को इस तरह से पॉइजनिंग की जाती कि वो उस फर्द को डिसोसिएट करते और अपने सिस्टम से माइनस करते और वो कहते कि नहीं अब तुम इधर बस साइड पे हो जाओ। तो यानी वो आप कह रही हैं कि उनकी अहलिया जिनके बारे में बता देती थी कि जी ये इस्तिखारा इनका ठीक नहीं आया तो इनको आप टिकट ना दें या इनको पार्टी से दूर कर दें, जो वो कहती थी सियासी तौर पे उनकी बात मानी जाती थी। अब जरा ये जो इनके करप्शन के मामलात हैं, अल-कादिर ट्रस्ट हमारे सामने है, उस पर इनका जो नैब में बयान है जो बुशरा बीबी का है वो भी आपने जरूर पढ़ा होगा। दूसरी वो फराह गोगी हैं, वो मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। यूएई वालों ने कहा है कि जी आप चली जाएं, और अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे पास है वो ये है कि वो इटली में असाइलम के लिए अप्लाई कर रही हैं, सियासी पनाह वहां पर मांग रही हैं। सो आपको लगता है कि ये इनकी करप्शन वाकई साबित हो सकेगी, वो वापस आ सकेंगी? लेकिन इसमें आपने एक किरदार छोड़ दिया जो बुशरा बीबी के भाई साहब हैं, उनके बेटे हैं। आप देखें कि बिल्कुल ठीक, बुशरा बीबी का ना हमारा उनसे कोई अनाद है, ना कोई जाती दुश्मनी है, ना कोई जायदाद के झगड़े हैं। हमारा उनसे एक ऐसा नजरियाती इख्तलाफ है कि एक खातून ने पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ दिया, एक खातून ने पाकिस्तान का जो मसीहा बनाया गया और जिसका एक इंटरनेशनल फॉलोइंग भी है और उसका एक रोल था, उसको उसने पाकिस्तान को कमजोर करने पे लगा दिया। उसने अपने मफाद के लिए, अपने खानदान की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस जो खान साहब को हकायक बताता था और ये बताता था कि इस खानदान के असासे जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। ये जिस दिन से आपके निकाह में आई है, इस खातून का खानदान जो है, एक भाई जो है उसके 2400 करोड़ के असासे बढ़ चुके हैं। और खान साहब इस पे जरा थोड़ा सा गौर करें तो वो खातून उन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, उस इंटेलिजेंस सेटअप को खान साहब के खिलाफ करती थी। और ये हकायक है, ये मैं ओपनली सादिया चैलेंज कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगी और सारा डाटा लेके आऊंगी कि अहमद मुश्तबा जो है उसने किस तरह तिपालपुर के अंदर, और ये कितने नाहल और नलायक चोर हैं कि इन्होंने जो बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर शेयर खरीदे, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदे, वो भी अपने नाम पे खरीदे। और आप मुझे बताएं कि इब्राहिम अनीका चंद दिन पहले 4 करोड़ की गाड़ी उनको गिफ्ट हुई है और उनकी शादी पे जो नवाज़शात हुई और जिस तरह के तोहफे पेश हुए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है, अगर आप गिल्टी नहीं है, अगर आपने इस मुल्क को नहीं लूटा, तो नैब आपको बुला रही है, आप आए, उनके आगे रखें हकायक, आप बताएं जनाब ये झूठा प्रोपेगेंडा, ये गलत हकायक है, ये बेबुनियाद आप जो बातें करी हैं वो बड़ी नहीं है। अब उन ठीक ये जो आप इंकशाफात करी हैं और आपके पास एविडेंस होगा तो आप बात कर रही हैं, बट डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, एक और मैं उसको साबित करूंगी और मैं चैलेंज भी कर रही हूं, पे मुखालफत के बावजूद उनको नहीं हटाया। उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस थे, बिल्कुल ठीक है। मुझे डॉक्टर साहिबा वो जो वसीम अकरम प्लस थे उनका भी बताइएगा। उस वक्त इतनी उनके परफॉर्मेंस पर तनकीद होती थी, लेकिन इनके कहने पर उनको नहीं हटाया जाता था, बल्कि उनको हर जगह सपोर्ट किया जाता था चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। वो अगर इन मामलात में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो अगर वादा माफ गवाह बन जाते और वो इनके खिलाफ चीजें खोल के रख देते हैं नाब के सामने या अवाम के सामने,
सादिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी है। देखिए, मुझे भेजा गया पंजाब में, खान साहब ने जिद करके कहा कि तुम्हें इस वक्त पंजाब के मोर्चे को जाके संभालना है और वो हमारी मेन बैटल ग्राउंड है, क्योंकि उन दिनों PMLN का लॉन्ग मार्च चल रहा था। ठीक है। और मैं जब मीडिया टॉक करती तो स्टार्ट खान साहब से लेती, तो उसके मीडिया टॉक के दौरान ही मुझे काले आ जाती कि भाई आपको तो हमने भेजा उस्मान बुज़दार की इमेज बिल्डिंग के लिए, तो आप खान साहब का नाम क्यों ले रही हैं? खान साहब को प्रमोट करने वाले बहुत हैं, आप सिर्फ उस्मान बुज़दार को प्रमोट करें। अब मुझे ये बताएं कि गला सड़ा फल, एक ऐसा एक्सपायर जो स्टफ था, वो मैं कितना रेडी पे रख के आवाजें लगा लगा के बेचती, और आपने देखा कि इसके बावजूद मैंने बेचा। इसके बावजूद मैंने कोशिश की कि वो तमाम तरह और उसके आगे जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, और अल्टीमेटली मुझे जिस अजाब से गुजरना पड़ा, मेरा कसूर ही यही था कि वो सच मैंने व्हाट्सएप कर दिए। मैंने वो तमाम हकायक खान साहब को भिजवाए। खान साहब की आदत है कि जिसके मुतालिक आप उनको बताएं, वो वही व्हाट्सएप उसको करते हैं, और उन्होंने वो उस्मान बुज़दार को व्हाट्सएप किया, उन्होंने आगे बुशरा बीबी को किया, और फिर एक ऐसा क्राइसिस शुरू हुआ, फिर एक ऐसा तमाशा लगा कि उन्होंने कहा कि आप रिजाइन करें। अब आप देखें कि मैं मुझे सच बोलने की वो सजा मिली कि बजाय इसके कि मुझे वो अप्रिशिएट करते कि हाँ तुमने मेरे नोटिस में लाई हो, ये जो गंद हो रहा था, मेरी पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है, मेरे लीडरशिप जो है और मेरे कारकुनान जो है वो इस वक्त परेशान है, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा जो है वो हमारी मेन बैटल ग्राउंड जो है वो इस वक्त जो है वो एक शख्स की नालायकी, नाअहली और उसकी गैर तजर्बाकारी की वजह से, और फिर उसकी अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से वो सारा का सारा PTI का बयानिया जो है वो मलिया मेट कर दिया उसने। और ये वो वजह थी कि 12 इलेक्शन हुए पंजाब में जिमनी, और हम बुरी तरह हारे। एक वाहिद वो इलेक्शन मेरे हल्के का था जो हमने जीता, और उसका रिवार्ड मुझे ये मिला कि मुझे उस इलेक्शन जीतने के 2-4 दिन बाद अपना रिजाइन करके घर आना पड़ा। तो ये जो एक गठजोड़ था, इनका आपस में नेटवर्क था, ये एक दूसरे को यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, ये एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। डॉक्टर साहिबा एक आखिरी सवाल पूछना बड़ा जरूरी है आपकी पार्टी के हवाले से। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हो गई, और उस दिन हम देख रहे थे जब सबकी तकरीर हो रही थी और स्टेज पर लोग बैठे थे, फयाजुल हसन चौहान जो है वो अपना मुंह छुपा रहे स्टेज पे। ज़रा वो प्रोड्यूसर साहब साथ साथ विजुअल्स भी चला दें। और फिर वो लोग जो कहते थे हम तो ब्रेक ले रहे हैं, उन्होंने बड़ी जल्दी ज्वाइन कर ली पार्टी। फवाद चौधरी साहब जो है वो जानबूझ के पीछे जाके बैठे कि वो नज़र ना आए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़ाहिर है ये अपने शायद हल्के के लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि देखे जी मैं तो बड़ा मजबूर हूँ, वो भी मुंह छुपा रहे थे। सो ये क्या कर रहे हैं ये लोग आपकी पार्टी में आने के बावजूद, ये तासुर दे रहे हैं अवाम को कि जैसे पता नहीं कितनी मजबूरी में इनको आना पड़ा इधर? देखिए सादिया, जो कायना है ना वो सबसे ज्यादा एक साफ शफाफ रिफ्लेक्शन करता है। हर शख्स को अपने अपने जो कहले अमाल उनका जवाब देना है, और मैं उनके अमाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकती कि मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गई हूँ। ना मेरे ऊपर कोई FIR थी, ना मुझे जेल से ला के FIR प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की, और ना मैंने ओवरऑल जो है वो PTI को किसी प्रेशर में या किसी को खुश करने के लिए या अपने ज़ाती मफाद के लिए छोड़ा। मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि ये जो हमारे यहाँ बयानिया है, जब तक बयानिया इमरान खान का सियासी हरीफ थे डॉक्टर फिरदौस चट्टान बन के उसके साथ खड़ी रही। जब उसने अपना बयानिया जो है बदला और अपना टारगेट जो है वो अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के अदारों को बनाया, और फिर 9 मई जैसे शर्मनाक, अलमनाक और खौफनाक वाकयात ने जन्म लिया, तो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है
वो उस जमात का हिस्सा नहीं बन सकता। अनफॉर्चुनेटली रन आउट ऑफ टाइम। बहुत सारी चीजें जो रह गई वो फिर आप इस्लामाबाद आएंगी तो स्टूडियो में आपसे बात करेंगे डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।